तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी मार्केट करेक्शन या मार्केट की अप मूव, मार्केट कहाँ जाएगा, 16,000 निफ्टी होगा कि 19,000 निफ्टी होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। सो ये डिस्क्लेमर, वन सेकंड, कोई पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर रहा हूँ मैं जरा। यस। यस। सो डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी डायरेक्शन सेट नहीं कर, बता नहीं सकता है। सो ये टॉपिक का नाम बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग है, लेकिन प्रेडिक्ट करना नहीं है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में निफ्टी कहाँ रहेगा, सेंसेक्स कहाँ रहेगा, हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेना चाहिए, ये सब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ये वेबिनार का। अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एग्जैक्टली मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ से मार्केट कितना करेक्शन होने वाला है, कब होने वाला है, इसका प्रेडिक्शन आपको मिलेगा ये सेशन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या चीजें सीखने मिलेगी, तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ करंट इकोनॉमिक्स। उसके बाद में 3 सिग्नल्स मैं आपको बताऊंगा जो शायद ऐसा दिखाते हैं कि मार्केट करेक्शन हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या सालों में। 5 सीक्रेट्स ऑफ अल्ट्रा हैप्पी रिच पीपल टू प्रिपेयर फॉर द मार्केट कैश। अगर आपको नेक्स्ट 5-10 साल में अल्ट्रा हैप्पी रिच बनना है, तो कौन सी चीजें जो अल्ट्रा हैप्पी रिच लोग करते हैं वो हम जानेंगे। और एंड ऑफ द सेशन मेरे कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा। ये मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है। ऑफ कोर्स ये 3-4 महीने पहले का है, सो इतने ज्यादा 222% के रिटर्न, उसके बाद ऑलमोस्ट 8-9% का करेक्शन आया है। सो तभी का स्क्रीनशॉट है। आप चाहिए तो इसका ये स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाइज स्टॉक्स है। स्क्रीनशॉट में क्यों लेने बोल रहा हूँ, मैं एंड ऑफ द सेशन आपको बताने वाला हूँ। ये है म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप देख सकते हो 37.54% के रिटर्न है। ये भी 4-5 महीने पहले का है। इसके बाद मैंने काफी रीबैलेंसिंग किया है, सो रिटर्न्स कम हुए हैं क्योंकि डेट में पैसा डाला है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरा नाम है आदित्य पालो, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ सिंस अप्रैल 2017। करेंटली 445 प्लस क्लाइंट्स है और 10 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। और 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मार्केट के 2-3 साइकिल्स मैंने देखे हैं। बुल रन में कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, और चाय पे चर्चा हमेशा स्टॉक्स की होती है बुल मार्केट में, और जब भी मार्केट करेक्शन होता है तो लोग कैसे निकल जाते हैं, ये मैंने देखा है 2-3 बार। मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। और मेरे अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी में करंटली 163 मेंबर्स है। यहाँ पे मैंने काफी वर्ड यूज किया है, हैप्पी रिच, काफी बार। सबसे पहले बताना चाहूंगा हैप्पी रिच का मतलब क्या है। हैप्पी रिच का मतलब ऐसा है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने चाहिए, मल्टी बैगर स्टॉक मिलने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ में आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे या लाइफ में आप कितना ज्यादा रिच बनोगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप कितना ज्यादा हैप्पी रिच बनोगे। हैप्पी रिच का मतलब ऐसा होता है, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे ऑक्सीजन हमें चाहिए। अभी हमारे एनवायरनमेंट में अराउंड 21% ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन का परसेंटेज ड्रॉप होता है तो हमें सफोकेशन होना चालू होता है। सो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए और उतना ही रहना चाहिए। अगर ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। वन सेकंड, हमें कोई एज सच बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन परसेंटेज कम हो तो सफोकेशन होना लगेगा। वैसे ही आपके लाइफ में पैसे इनफ होने चाहिए आपके लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपको 5 इयर्स डाउन द लाइन मर्सिडीज खरीदी करने का गोल है, उसके लिए इनफ पैसे होने चाहिए। 10 इयर्स डाउन द लाइन आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। 15 इयर्स डाउन द लाइन आपको नेटिव प्लेस में बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है। ये सबके लिए आपके पास वो टाइम पे पैसा होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा और आपका लाइफ हमेशा स्ट्रगल में रहेगा। हैप्पी रिच होना इंपॉर्टेंट है रादर देन हायर रिटर्न। हैप्पी रिच होने के 4 स्टेप्स है। सबसे पहले डेट फ्री होना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भी टाइप का कर्जा है, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, आपका लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं बन सकता है, क्योंकि आपके ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट ये सोचने में लगेगा कि नेक्स्ट महीने का ईएमआई कैसे भरूं। लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, पहले थॉट आएगा कि
ये अपॉर्चुनिटी में से इतना इनफ अर्निंग होगा कि सो दैट मैं मेरे ईएमआई प्रॉपरली भर पाऊँ। सो लाइफ में ग्रोथ के पीछे जाने से आपका हमेशा फोकस है कि लोन रिपेमेंट कैसा करूं। सो डेट फ्री होना चाहिए, इसके ऊपर मेरा वर्कशॉप होता है, वो आप अटेंड कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड स्टेप है क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स। अगर आप एवरी मॉर्निंग उठ के 9 बजे जॉब को जाते हो, 6 बजे तक काम करते हो, 30 दिन काम करने के बाद आपके पास इनकम आता है और वो इनकम के ऊपर आपके नेक्स्ट महीने के खर्चे डिपेंडेंट है, तो शायद आपका लाइफ हैप्पी रिच नहीं बन सकता है। आपके पास ऐसे इनकम सोर्सेस होने ज़रूरी है, जो विदाउट काम किए हुए आपके मंथ का खर्चा निकलना चाहिए। आप देखिए, फ़रवरी 2020 में ट्रैवल टूरिज़्म, होटल इंडस्ट्री में जो जॉब करते थे, उनको नहीं पता था कि आने वाले 1-2 साल उनके लिए बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगलसम होने वाले हैं। सो इसके लिए पैसिव इनकम सोर्सेस होने चाहिए। थर्ड स्टेप है, और आज का सेशन उसके ऊपर है, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। अगर आप ये सोचते हो मल्टी बैगर स्टॉक मुझे मिलेगा कोई, तो उससे मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा होगा। म्यूचुअल फंड की ऐसी कोई स्कीम में मैं पैसे डालूंगा जो बहुत अच्छा रिटर्न देगी, तो मेरा फाइनेंशियल लाइफ अच्छा हो जाएगा। ऐसी आपकी सोच है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मैं आपका उनसे का मैं खुद का पोर्टफोलियो कैसे प्रोटेक्ट करूं। इस दुनिया के रिचेस्ट लोगों का आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, इंटरव्यूज देखिए, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं रिचेस्ट लोग। कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं है आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 4% की एफडी करो। कंजर्वेटिव का ये मतलब है रिस्क रिवॉर्ड का मतलब उनको एग्जैक्टली समझ में आता है, वैल्यू का मतलब उनको समझ में आता है। सो प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मल्टी बैगर स्टॉक और हायर रिटर्न्स। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। करंटली निफ्टी है 16,985। सो आप देख सकते हो ये फरवरी 2020 में, मार्च 2020 में ऑलमोस्ट 40% का ड्रॉप आया और वहां से एक बहुत बड़ा बुल रन आया है वन वे डिरेक्शन में। थोड़ा सा करेक्शन आया है लास्ट 1-1.5 महीने में 9% का, लेकिन आप ये रैली देखोगे ऑलमोस्ट 120% की निफ्टी में वन वे डिरेक्शन में रैली हुई है। सो आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबको रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में आप आंसर कीजिए, इंटरैक्टिव रखिए, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। मुझे नहीं पता चलेगा मेरी बातें आपको कितनी समझ में आ रही है। चैट बॉक्स में इंटरैक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला क्वेश्चन है, जो हमने रैली देखी है लास्ट डेढ़ ऑलमोस्ट 18-19 मंथ्स में अराउंड 120% की, उसका रीजन क्या है? आपको क्या लगता है मार्केट क्यों ऊपर जाता है, मार्केट बुल रन में क्यों जाता है? उसका बेसिक रीजंस क्या होते हैं, चैट बॉक्स में डालिए। अगर माइक ऑन करके कोई बता सकता है अनम्यूट करके, तो भी बता सकते हो आप। क्वेश्चन ऐसा है, मार्केट बुल रन में क्यों जाता है, मार्केट ऊपर क्यों जाता है, उसका रीजन क्या है, बेसिक रीजन क्या है? हेलो। यस, बोलिए। चैट बॉक्स में डालिए। सचिन जी ने कहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर। यस, वन ऑफ द रीजन इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट आंसर। एनके जी ने कहा है फ्यूचर एंटीसिपेशन। यस, करेक्ट आंसर। बेसिक रीजन क्या है, बेसिक रीजन बताइए मुझे। मार्केट, कोई भी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, गोल्ड के प्राइसेस हो, क्यों ऊपर जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, बेसिक रीजन बताइए। गणेश जी ने कहा है डिमांड, श्रीकांत जी ने कहा है सेंटीमेंट। आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टोटल 45 मेंबर्स है, तो ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट कीजिए चैट बॉक्स में। मुझे एग्जैक्टली समझेगा कितने आप कनेक्ट कर रहे हो मेरे साथ। मैं आपको बेसिक रीजन बताता हूँ। कोई भी मार्केट हो, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड के मार्केट, क्यों ऊपर जाते हैं? यस, मिशित जी ने कहा इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी। करेक्ट, लिक्विडिटी एंड ग्रोथ, ये दो चीजें हैं। अगर मार्केट में पैसा हो, लिक्विडिटी हो, और मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी हो, आप कौन से चीज में पैसा, आपके पास पैसा है बहुत सारा, कौन से चीज में पैसा लगाओगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है?
सो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ये दो बेसिक रीजन होते हैं जिससे मार्केट ऊपर चलता है, बुल रन में जाता है। इसमें से कोई भी एक रीजन एब्सेंट है तो शायद उतना ज्यादा बुल रन नहीं हो सकता या मार्केट साइडवेज हो सकता है। सो ये बेसिक रीजन है। सो हमने देखा 120% का रैली हुआ है निफ्टी सेंसेक्स में लास्ट 18-19 मंथ्स में। सो दोनों रीजंस देखते हैं, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, बहुत बड़ा नंबर है, जरा चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको वर्ड में ये लिखने को आता है तो। मुझे नहीं आता है सो इसलिए मैंने नंबर्स में लिखा है। अगर आपको वर्ड में लिखने को आता है तो चैट बॉक्स में डालिए। ये बहुत बड़ा नंबर है ये लिखा हुआ स्क्रीन पे। अगर आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में ये कैसा लिखते हैं तो चैट बॉक्स में डालिए। हिंदी में भी डालोगे तो भी चलेगा, मराठी में डालोगे तो भी चलेगा, ये 3 लैंग्वेज मुझे आती है। तो ये नंबर यहाँ पे मैंने डाला है, वो कौन सा क्या नंबर है कैसे लिख सकते हो चैट बॉक्स में डालिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो नो डाल दीजिए। होप मेरी बातें आपको आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है चैट बॉक्स में। सो मुझे नहीं समझेगा आपको कितनी बातें मेरी कनेक्ट हो पा रही है। सो क्वेश्चन है, ये नंबर मैंने लिखा है तो आपको ये वर्ड में लिखने आता है क्या? प्रदीप जी ने कहा है नो, सचिन जी ने कहा है नो। सो मुझे भी नहीं आता है, सो मैंने एक सिंपल चीज की, गूगल कर दिया। सो ये नंबर है अराउंड $28 ट्रिलियन। सो मैंने ये नंबर क्यों डाला है? सो इंडिया का जीडीपी है $2.8 ट्रिलियन। जीडीपी का मतलब इंडिया में कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, कितना सर्विस में सेल्स होता है, और एग्रीकल्चर इनकम कितना होता है। तो $2.8 ट्रिलियन के आसपास इंडिया में हर साल जीडीपी है इंडिया का। और ये जो नंबर है $28 ट्रिलियन, मतलब इंडिया जैसे 140 बिलियन की कंट्री के जीडीपी से 10 टाइम्स ज्यादा नंबर है ये। और ये नंबर का सिग्निफिकेंस ऐसा है, लास्ट 18-19 महीनों में इतने ज्यादा डॉलर्स प्रिंट किए हुए हैं, पैसे प्रिंट किए गए हैं, मतलब डॉलर्स $28 ट्रिलियन, मतलब ह्यूमंगस लिक्विडिटी है ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड। सो $28 ट्रिलियन का और सिग्निफिकेंस में देता हूँ। डॉलर ये करेंसी है यूएस का और इंटरनेशनल करेंसी। तो यूएस की ये डॉलर्स कौन प्रिंट करता है? तो फेडरल रिजर्व्स। ये मेरा जो वेबिनार है ये टेक्निकली परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका इसेंस आप लेने की कोशिश कीजिए। सो फेडरल रिजर्व्स वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी छापती है उनकी। सो 1914 में ये फेडरल रिजर्व्स फॉर्म हुई, एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 95 इयर्स मतलब 2008 तक 2.4 ट्रिलियन प्रिंट, सॉरी 80 500 बिलियन प्रिंट किए गए फर्स्ट 95 इयर्स में। उसके बाद 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया उसमें ये करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंटिंग हुआ। सो 500 बिलियन से हो गए 2.4 ट्रिलियन। और लास्ट 13 सालों में 2.4 ट्रिलियन से डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट में हुए हैं ऑलमोस्ट 28 to 29 ट्रिलियन डॉलर्स। सो इतनी ज्यादा ह्यूमंगस लिक्विडिटी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो कोई भी चीज का सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है? सिंपल चीज होती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको इजीली समझ में आएगा। सो डॉलर का सप्लाई बढ़ा तो डॉलर के प्राइसेस घटने लगे लास्ट 18-19 मंथ्स में। ये रुपी के साथ कंपेयर मत कीजिए, एक डॉलर इंडेक्स होता है, वर्ल्ड करेंसी के साथ इसका कंपैरिजन कीजिए तो डॉलर इंडेक्स घटा है लास्ट 19 मंथ्स में। सो इसका परिणाम क्या होता है? जब भी डॉलर इंडेक्स घटता है, डॉलर का सप्लाई बढ़ता है इंटरनेशनल मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में, तो ये ब्लैक कलर की लाइन आप देख सकते हो, इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है ज्यादा से ज्यादा। सो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा। क्यों आता है? क्योंकि सॉरी, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो डॉलर्स इंडिया में आए हैं लास्ट 18-19 महीनों में या इमर्जिंग कंट्रीज में आए, उसका इंडिया के ऊपर क्या परिणाम हुआ है? सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज गॉन डाउन। आप देखिए, होम लोन देखिए, होम लोन फरवरी 2020 में 8.5% पे मिलता था, आज 6.50% पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2% का 2% कम हुआ है। बिजनेस लोन देखिए, आईपीओज देखिए कितने ज्यादा आ रहे हैं। इसका रीजन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज गॉन डाउन। सो बिजनेसेस
के लिए जो पैसा रेस करना जितना डिफिकल्ट होता था या इंटरेस्ट भरना था, उसकी कॉस्ट अभी कम हो गई है क्योंकि एक्सेस पैसा इंडिया में आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज, इसका मतलब अगर मैं धंधे में 1 लाख रुपए लगाता हूँ, उससे मैं 30,000 का प्रॉफिट करता हूँ, तो फरवरी 2020 में शायद उसमें से 10,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट के प्रति पे करने पड़ते थे, अभी मुझे सिर्फ 5,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट 25,000 रुपया हो रहा है। सो मेरा जितना पैसा मैं डाल रहा हूँ उस पे ज्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज गॉन डाउन, क्योंकि इतने ज्यादा डॉलर्स इंडिया में आई है और एफिशिएंसी हैज गॉन अप। लास्ट 19 महीनों में देखिए, ये डिजिटलाइजेशन के वजह से या फिर जो डिजिटलाइजेशन या बोल सकते हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर के वजह से, फोर्स्ड डिजिटलाइजेशन के वजह से आप देख सकते हो, वन सेक, हाँ आप देख सकते हो एफिशिएंसी बढ़ गई है। पहले लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब करते थे, ट्रैवल करते थे, बाहर भेजती थी कंपनियां, आज सब वो बंद है, ऑफिस एक्सपेंसेस बंद है ऑलमोस्ट। सो इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी बढ़ी है बिजनेस की। सो ये नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट हुए हैं, 1 साल पहले के मैं नंबर्स दिखाना चाहता हूँ। 1 साल पहले के नंबर इसके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट लॉकडाउन जब भी हुआ था, किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, लोगों में डर था, किसी को भी नहीं पता था ये कैसे अनफोल्ड होने वाला है, कितना टाइम चलने वाला है। सो इसके लिए डेलिबरेटली मैंने 1 साल पहले के इंडियन कॉर्पोरेट्स के नंबर्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020, 1 साल पहले सेल्स ग्रोथ आप ध्यान में लाइए, लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में लॉकडाउन से जस्ट हम बाहर आ रहे थे। सो जो सेल्स ग्रोथ थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ बढ़ गई 10% से 10.91। इंडिया के जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ, 10.91% से बढ़ गई। अगर ईयर्स के कंपेयर करूं, मतलब 2019 का लास्ट क्वार्टर और 2020 का लास्ट क्वार्टर की सेल्स ग्रोथ कंपेयर करूं, तो सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई थी क्योंकि लोगों में डर था, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन किसी का भी नहीं हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छी थी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत बुरी थी। लेकिन नेट प्रॉफिट के नंबर्स आप देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16%, और डिस्पाइट sales growth of 2%, profitability growth was 60.51% compared to 2019-2020. So ये profitability growth हुई है और ह्यूमंगस लिक्विडिटी है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो इंडिया में आप देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी लास्ट ईयर। सो इसका परिणाम क्या हुआ? सो इसका परिणाम ऐसे हुआ, जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस थे, म्यूचुअल फंड्स थे और पेंशन फंड्स थे, उन्होंने इंडिया में पैसा डाला है। लास्ट आप देख सकते हो अप्रैल मई जून 2020 स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वाला क्वार्टर, उसके बाद लॉकडाउन पार्शियल खुला था जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर, उसके बाद लॉकडाउन खुल गया ऑलमोस्ट 2000 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फरवरी मार्च, सेकंड लॉकडाउन वापस लग गया अप्रैल मई जून। एवरी क्वार्टर में आप देख सकते हो इंडिया में ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, पैसा आ रहा है बाहर से अंदर, शेयर मार्केट में, इंडिया के मार्केट में अंदर पैसा आ रहा है। लेकिन हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर्स है, मतलब इमर्जिंग कंट्रीज है, जो कंपैरिजन कंट्रीज, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वहां पे ऐसा नहीं हुआ है। एवरी क्वार्टर में पैसा नहीं आया, कोई गया है कभी आया है, लेकिन इंडिया ऐसी एक ही कंट्री थी जहां पे एवरी क्वार्टर टिल अप्रैल मई जून 2000, टिल मैं स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ, ये पैसा अंदर आया है। ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है, ये जो मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इंडिया में थी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का रीजन था ये 3 चीजें, और इसके वजह से इंडिया में पैसा आया है। जो ह्यूमंगस लिक्विडिटी थी वो इंडिया में आई और इंडियन मार्केट में वन वे डायरेक्शन में रैली हुई। सो ये डेलिबरेटली मैंने 4-5 महीने पहले का स्लाइड डाला है क्योंकि एवरी टाइम ये सेशन करता हूँ मार्केट ऊपर गया रहता है, सिर्फ ये टाइम मैंने सेशन किया तो मार्केट में करेक्शन आया 9% का। सो वन वे डायरेक्शन में रैली होने का रीजन मैंने आपको बताया, ह्यूमंगस लिक्विडिटी है,
और इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिटेबिलिटी है। सो क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा कब तक चलने वाला है? इसका जवाब हम लेते हैं। उसके पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा कब तक चलने वाला है, लिक्विडिटी कब तक रहने वाली है और इंडियन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कितने कब तक रहने वाली है। ये दो रीजंस जब तक है तब तक इंडियन मार्केट ऊपर चलेगा। ये दोनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। उसके पहले अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? प्रांजल जी ने कहा है डिफिकल्ट। आपके जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल के रखिए, अगर रेलेवेंट है तो मैं वहीं पे आंसर करूंगा, अगर टॉपिक से हटके तो एंड ऑफ द सेशन मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा है। टोटल 52 पार्टिसिपेंट्स है और 5-6 लोगों 6-7 लोगों ने रिप्लाई दिया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू चैट बॉक्स के मार्फत मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए सो दैट मुझे पता लगेगा। ऐसा कब तक चलने वाला है? सिंपल है, लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों में से कोई एक चीज चली जाएगी, मार्केट इधर करेक्ट हो जाएगा, करेक्शन में आएगा या फिर मार्केट साइडवेज चलेगा। सबसे पहले देखते हैं लिक्विडिटी। ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है, इतने ज्यादा 28 ट्रिलियन डॉलर्स है, ये कब जाएंगे मार्केट में से? ये जाएंगे जब भी इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा वर्ल्ड में या यूएस में, डॉलर ये यूएस की करेंसी है, तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो बाहर निकलते जाएगी, धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक को, फेडरल रिजर्व को, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट करेक्शन में आ सकता है। तो मैं आपको 3 सिग्नल्स बताने वाला हूँ कि कभी करेक्शन आ सकता है या फिर आने वाले टाइम में करेक्शन या फिर साइडवेज मार्केट रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उसका सबसे पहला रीजन है टेपर टैंट्रम। तो टेपर टैंट्रम ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? जरा चैट बॉक्स में डालिए यस। अगर आपने नहीं सुना है टेपर टैंट्रम ये वर्ड तो नो डालिए। टेपर टैंट्रम ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। मिशित जी ने सुना है, रवि जी ने सुना है, नेवर। ओके, अगर सीएनबीसी या इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ते हो, जो कि पढ़ना नहीं चाहिए अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट में, तो फिर भी अगर आप पढ़ते हो सीएनबीसी, जी न्यूज या ये सब चैनल्स, बिजनेस पेपर्स पढ़ते हो, तो टेपर टैंट्रम अभी आने वाले 6 महीनों में आप बहुत सुनोगे। तो टेपर टैंट्रम का सिंपल मतलब एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। लेमैन लैंग्वेज में उसका अर्थ ऐसा है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो डॉलर छापे गए हैं उसको वापस लेना। वापस फेडरल रिजर्व ने छापे तो वापस भी फेडरल रिजर्व ले सकती है, तो ये लेने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं टेपर टैंट्रम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, इंडिया जैसे जो कंट्रीज होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है फेडरल, सॉरी, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये फेडरल रिजर्व ने कितने डॉलर छापे हैं उसका एक्सटेंट है। और ग्रीन कलर की लाइन ये इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, इंडिया जैसे कंट्री का इंडेक्स, सबका एवरेज है, इमर्जिंग निफ्टी और बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स का। तो आप देख सकते हो 2008 में जैसे मैंने आपको बताया 500 बिलियन से 2.4 ट्रिलियन हो गई बैलेंस शीट, मतलब उतने डॉलर छापे गए। उसके बाद ये रेड पॉइंटर्स आप देखिए, जहां पर भी रेड पॉइंटर्स है वहां पे फेडरल रिजर्व ने क्या किया, तो डॉलर्स वापस लेना चालू कर दिए। तो जैसे ही फेडरल रिजर्व ने ये डॉलर्स लेना चालू कर दिए, वापस लेना, तो इमर्जिंग मार्केट नीचे गिरा है, नीचे आया है, आप देख सकते हो। पहला अभी ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसमें वो कम करने की इच्छा फर्स्ट टाइम जून 2020 में फेडरल रिजर्व ने जारी की। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स नीचे आया है क्योंकि डॉलर्स बाहर निकल के आए हैं। और मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, ये फिगर्स है। पहले मैंने आपको क्या फिगर्स दिखाए थे? ये फिगर्स दिखाए थे।
अप्रैल मई जून 2020 से डॉलर प्रिंटिंग चालू हुआ, 20 से 21 तक एवरी क्वार्टर में इंडियन मार्केट में पैसा आया। अभी इसके बाद मई 2020 के बाद क्या हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मई 2020 के बाद आप देख सकते हो एफआईआईज ने एवरी मंथ में सेलिंग किया है। ये रेड कलर का ये देख सकते हो, एवरी मंथ में सेलिंग हुआ है एक्सेप्ट सितंबर 2021, उसमें भी नॉमिनल परचेस हुआ है 900 करोड़ का। सो इसका ये क्यों है? क्योंकि टेपर टैंट्रम, मतलब डॉलर प्रिंटिंग कम हो रहा है या फिर अंदर लिया जा रहा है। सो ये पहला सिग्नल है, करेक्शन आ सकता है। सेकंड सिग्नल, सो ये सिग्नल क्या दिखा रहा है यहाँ पे? तो एवरी ईयर ये जो नीचे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, मार्केट का एवरी ईयर का जो पीक है वहां से एवरी ईयर का जो बॉटम है उसमें कितना ये है, मतलब डिफरेंस है। मैं आपको इजी फिगर दिखाता हूँ। एवरी 1980 से लेके 2021 का ये ग्राफ है। 1990 में मार्केट का टॉप एंड मार्केट का बॉटम में कितना परसेंट का डिफरेंस था? तो आप देख सकते हो 1980 में 10%, 1981 में 12, 1982 में 90, वैसे 2008 में आप देख सकते हो 60%। सेम वे ये ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? सो एवरी 2-3 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है। बड़ा करेक्शन मतलब 20% का करेक्शन आता है, 15 या 20%। सो 2015 में 16% का करेक्शन, 2017 में 12% का करेक्शन, 2017 में बिल्कुल करेक्शन नहीं आया। उसके बाद 2018 में 14, 2019 में 10, 2020 में 38 और 2020 में 21 में अभी जो करेक्शन आया है 9% का करेक्शन आया है ऑलमोस्ट। टॉप और बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो लास्ट 4-5 साल में स्लाइटली स्टेबल मार्केट है और बहुत ऐसे वेरिएशंस नहीं है जैसे 2000 से 2010 में थे। तो शायद एक बड़ा करेक्शन 2021 में आ सकता है 20-25% का। ये निफ्टी का चार्ट बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है। उसके बाद थर्ड एक फिगर है, जरा इकोनॉमिकल फिगर है। सो इसमें टेक्निकलिटीज में मत जाइए, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। ये क्या दिखा रहा है? गोल्ड माइनिंग शेयर्स आर चीपेस्ट रिलेटिव टू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। सो आपको पता है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इंडियन मार्केट्स में या वर्ल्ड मार्केट में, नैस्डैक में। सो जब भी गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स चीप होते हैं कंपेयर टू गोल्ड सॉरी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, वहां पे एक बड़ा करेक्शन आता है। सो आप देख सकते हो ऐसा पहले कभी हुआ है 2000 में, जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ। उसके बाद कभी हुआ है अगस्त 2015 के यहाँ। उसके बाद कभी हुआ है आज के टाइम पे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है। सो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ये 3 सिग्नल्स है, ये कभी आएंगे मुझे नहीं पता, इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट 6 महीने में आएगा, 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा। पॉइंट ऐसा है, बुल मार्केट के बाद एक करेक्शन आता है और पॉइंट ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। करेक्शन आता है तो सबको मालूम है कि बने रहना है, अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना है, एसआईपी स्टार्ट रखने हैं, लेकिन बेसिक चीजें क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। फ्यू पॉइंटर्स आपको जो ऑब्जर्व करने चाहिए। जो लोगों को ऐसे लगता है कि निफ्टी में देख के डिसाइड करता हूँ कि मार्केट सस्ता है कि महंगा, टोटली गलत चीज है ये। आपको क्या पॉइंटर्स चेक करने चाहिए? क्रूड ऑयल प्राइसेस शुड बी बिलो 75%, $75 पर बैरल। ये जितना 75 से ऊपर चलेंगे उतना इंडियन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। और स्टार्ट ऑफ द सेशन मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों होने चाहिए बुल मार्केट के लिए। करंटली $74 पर बैरल है, रीजनेबल है। ये जितना ऊपर चलेगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। यूपी इलेक्शंस को आप देखिए, बीजेपी जीतता है या कांग्रेस जीतता है या कोई जीतता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है मार्केट को। स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। सो सेंट्रल में करंटली बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है। अगर यूपी में बीजेपी हारता है तो ये एक निगेटिव ट्रिगर माना जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा पाया गया है यूपी या जो नॉर्दर्न बेल्ट है ये इंडिया का, वहां पे जो पार्टी अच्छा करती है वो सेंटर में आ जाती है। सो अगर यूपी में हारेगी बीजेपी तो बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को डैमेज है, उनकी
डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आने वाले 3 साल के लिए बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी। सो ये इंडिकेटर आपको देखना है। डॉलर रिमेन वीक अगेंस्ट मेजर करेंसीज और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, आप सीधा गूगल जाइए, एवरीडे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस चेक कीजिए, करंटली 1.42 है परसेंट। अगर ये 2% के ऊपर जाता है सडनली, मतलब शार्प मूवमेंट हो जाती है, इंडियन मार्केट घटेगा, इंडिया मार्केट में करेक्शन आएगा। ये मतलब आप लिख के लीजिए, 2% के आसपास जितना शार्पर मूव होगी उतना इंडियन मार्केट शार्पर नीचे आएगा। ये अगर धीरे धीरे होगी 1.42 1.45 ऐसा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 1.5-2 साल में हो जाएगी ये 2% तक का जर्नी 10 ईयर बॉन्ड डील का, तो इंडियन मार्केट स्टेबल रहेगा। अगर शार्पर मूव हो गई तो इंडियन मार्केट नीचे आएगा। ये फ्यू पॉइंटर्स मैंने आपको बताए। अभी बिगेस्ट मार्केट क्रैश में क्यों बोल रहा हूँ, ये बिगेस्ट ये एडजेक्टिव मैंने क्यों लगाया वो बताने से पहले जरा फीडबैक डालिए, अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। 61 पार्टिसिपेंट्स है, सो आई होप बेटर रिस्पांस। चैट बॉक्स में डालिए आपको कैसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। ग्रेट ग्रेट, रामचंद्र जी, राजा जी, यस ग्रेट ग्रेट, यस ग्रेट। सो बिगेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? सो बिगेस्ट इसके लिए बोल रहा हूँ, बफेट इंडिकेटर नाम का एक इंडिकेटर होता है जो वॉरेन बफे यूज करता है, जिसे मार्केट कैप टू जीडीपी भी बोलते हैं। सो यूएस मार्केट जो वर्ल्ड के 25% ऑफ द इकोनॉमी है, वहां का जो मार्केट है वो सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू बफेट इंडिकेटर। सो करंटली ये जुलाई 30 जुलाई में 207% का ये रेशो था, आज के दिन ये 202 है। आप देख सकते हो इसका कौन से रेशो, कौन से वैल्यूएशन क्या होता है, सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, ऑल टाइम एक्सपेंसिव है यूएस मार्केट। सो मैंने आपको बताया जो ऊपर जाएगा वो नीचे आने वाला है, जितना ज्यादा फास्ट ऊपर जाएगा उतना ही फास्ट वो नीचे आएगा। सो ये यूएस मार्केट अगर क्रैश होता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हर एक मार्केट पे होता है, और यूएस मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये रेशो, बफेट इंडिकेटर रेशो? सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल का अगर मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो 112% का ही ये है, फेयरली वैल्यूड रेंज में है इंडियन मार्केट्स। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बफेट इंडिकेटर वन ऑफ द इंडिकेटर है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बफेट इंडिकेटर इंडियन मार्केट ये फेयरली वैल्यूड जोन में है, यूएस मार्केट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। सो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ऐसा होता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कभी करते हैं, तो ये जो यूएस का नैस्डैक का ये ग्राफ है, सॉरी डाउ जोन्स का ये ग्राफ है, तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ना वहां पे इन्वेस्टर पैसा डालता है, जबकि रेक्टेंगल बॉक्स में जब भी पैसा डालते हैं उसके बाद मार्केट करेक्शन आता है और सब लोग पैसा गवाते हैं। करंटली ये मार्केट भी ये रेक्टेंगल बॉक्स में है। सो ऐसे टाइम पे आपको आपका पैसा प्रिजर्व करना पड़ेगा, ऐसी बातें सोचनी पड़ेगी कि मेरे अगर करेक्शन आता है तो मेरा पोर्टफोलियो में कैसा प्रोटेक्ट करूं। सो अगर आप प्रोटेक्ट करोगे, जब भी ये नीचे आएगा वो टाइम पे आपको बहुत बड़ी संधि मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी सस्ते में इन्वेस्ट करने की। प्रॉब्लम ऐसा होता है, ये जो डाउनवर्ड पॉइंट होता है वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये रेक्टेंगल बॉक्स में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढूं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बनाऊं। आपको ये सोचना है कि मेरा पोर्टफोलियो में कैसे प्रोटेक्ट करने वाला हूं अगर क्रैश होता है तो, जो कि ये रेक्टेंगल बॉक्स के बाद कभी भी हो सकता है। करंटली मार्केट रेक्टेंगल बॉक्स में है। व्हाट इज द बिगेस्ट, अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं जिसमें 5 चीजें बताऊंगा कि आपको एकदम बेसिक 5 चीजें आप कीजिए। ये बेसिक से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपका धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाइए कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदी करना है, कौन सा स्टॉक खरीदी करना है, बेसिक क्या है। सो बेसिक बताने वाला है वो 5 चीजें जो अल्ट्रा हैप्पी रिच लोग हमेशा करते हैं, जिसके वजह से वो अल्ट्रा हैप्पी रिच बनते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी? एकदम बेसिक, सबसे बड़ी थ्रेट क्या है आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को चैट बॉक्स में डालिए।
वन आंसर। ऐसी कौन सी बिगेस्ट थ्रेट है आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को? चैट बॉक्स में डालिए। रवि कुमार जी ने कहा है नो आइडिया। बेसिक चीज वेल्थ क्रिएशन जर्नी है। आप 25 से वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करते हो, 60 तक रहता है। 35 इयर्स पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या है आपको? बेसिक लायबिलिटीज, मार्केट वोलेटिलिटी, नो प्रॉपर नॉलेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। आप सबके आंसर बराबर है। अकॉर्डिंग टू मी आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में 4 थ्रेट्स आती है। सो ये यूएस का चार्ट है बिटवीन 1990 टू 2014। ये क्या दिखा रहा है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। सो यूएस में लास्ट 30 सालों में ये ग्रे कलर की लाइन क्या दिखा रही है? तो ह्यूमन कैपिटल, मतलब कितना वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो। तो येलो कलर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, मतलब एजुकेशन। जितना ज्यादा एजुकेशन उतना पॉसिबिलिटी है आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत बड़ा होगा। अकॉर्डिंग टू मी आने वाले 10 साल में एजुकेशन मैटर, मतलब डिग्रीज मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। 20 साल पहले ऐसे होता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, सबको एडमिशन मिलता है इजीली। सो ये जो येलो कलर है इसको इग्नोर कर दीजिए। सेकंड, हेल्थ। आपकी हेल्थ आपको कितना साथ देने वाली है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, उसके ऊपर डिसाइड होगा आप कितना ज्यादा पैसा बनाओगे और वेल्थ बनाने वाले हो। अभी उल्टा चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, यूएस का ही है ये ग्राफ। यूएस में ये 22.8 ये आपको दिख रहा है, 22.8, 12.9। ये हेल्थ कंसर्न होने वाले लोग हैं। कौन से ब्रैकेट में? तो जिनका इनकम $35 से कम है सालाना। ऐसे लोगों 100 लोगों में से 22 लोगों को हेल्थ कंसर्न होते हैं। जिनका 35 से $50,000 के बीच में है, ऐसे 100 लोगों में से 12 लोगों को हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। तो जितना इनकम बढ़ते जा रहा है उतना हेल्थ के कंसर्न कम होते जा रहे हैं। सो मैं उल्टा सोचता हूँ, जितना हेल्थ के कंसर्न्स कम उतना ज्यादा इनकम ज्यादा। सो आपकी हेल्थ को आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते हो तो आपने मल्टी बैगर स्टॉक भी आपको कुछ फायदा नहीं देके जाएंगे ना, कुछ भी आपके लाइफ में वर्कआउट होगा। सो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करते ही जरा चैट बॉक्स में मुझे डालिए आपको ये वीडियो की प्रॉपर आवाज आ रही है कि नहीं। मैं आपको चाहता हूँ हेल्थ का कैसे कोरिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आप कितना पैसा कमाते हो उनसे। सो जिनका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उनकी एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, और बाकी का उनके हॉर्सेस माउथ से ही सुनिए। I am Madhukar Talwalkar. Today I am Madhukar Talwalkar. Today I have just completed 87 years of my wonderful life, and I am a very well-known physical culturist in this country. To change oneself, it is never too early and it is never too old. Please take care today. Start. Even if you are young, start today. You are fortunate. Even if you are elder, start today. You are still fortunate. साउंड नहीं आ रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। साउंड प्रॉपर है क्या? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। If you are old, you are more wiser and you are still fortunate, start today. Just give ears to this. What a disgrace it is for a man to grow old without ever seeing the beauty and strength of which his body is capable of. I'm so fortunate. I'm very much grateful to God, my wife, my family, my entire family, my children, grandchildren, brothers, their families, and my all the friends. For always they have showered blessings on me and their best wishes. Today I am at my best of my health. My body never complains about anything. My knees have never troubled me. My lower back has never troubled me. My heart is at its best, but then when I go back,
what my so my efforts, my guidance from my father, my mother, the food they have given me, the food I eat, the discipline and the life I'm enjoying. And really, if I tell you, today I'm a man of abundance. If you take care about your health, exercise, food, and your mind, sleep, I don't think nothing can happen to you. So take care of exercise. Love your body forever till last. Take care of every centimeter, every point of your body. Your nose, your cheeks, your hair, your thighs, your back, every part of the body. I hope on my 87th birthday, what I've shown you, you have accepted my motivation and inspiration, and I hope you'll change your life too. आई होप आपको ये वीडियो से इंस्पिरेशन मिला होगा और मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट कोरिलेशन देखिए। इन्होंने इनकी एक कंपनी है तलवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस, ये लिस्टेड कंपनी है इंडिया में। सो 25-30 साल पहले इमेजिन कीजिए, जिम में जो लोग जाते थे वो टाइम पे, तो वो अखाड़ा टाइप जिम होते थे, 1 रुपया भर के मेंबरशिप फी होती थी महीने की। ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी बनाना और उनके हेल्थ, उसका कोरिलेशन देखिए। सो आपको सबको पता है क्या करना है, आप कीजिए। सीक्रेट नंबर 1 ऑफ अल्ट्रा हैप्पी रिच लोग, प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ। सीक्रेट नंबर 2, अगर आपको अल्ट्रा हैप्पी रिच बनना है आने वाले 5-10 साल में, ये रोकिए। ये जो चीज मतलब फोटो है एग्जैक्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मीडिया, सोशल मीडिया आपके दिमाग में कचरा डाल रहा है। आप जो कपड़े खरीदी करते हो वो आप नहीं खरीदी करते हो, अमेज़न आपसे खरीदी करवाता है। आप जो चीजें देखते हो, जो मूवीज देखते हो, आप नहीं देखते हो, यूट्यूब आपसे देखने को मजबूर करता है। जो पार्टी को आप वोट करते हो आप नहीं वोट करते हो, फेसबुक एंड गूगल आपसे वोट करवाता है। ये आपको जब भी समझ में आएगा तभी ही ये रोक सकते हैं। जब तक ये इनके एजेंडा के साथ आप मिले रहोगे, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो। इसका मैं आपको बहुत अच्छे 2 एग्जांपल्स देता हूँ शेयर मार्केट रिलेटेड। तो जरा चैट बॉक्स में डालिए, आप में से कितने लोगों को ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी पता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी पता है, लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, 1 साल पहले हुई थी। ये कंपनी कितने लोगों को पता है? यस। सो उसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको। 1 साल पहले दिवाली में, नवंबर के फर्स्ट वीक में ग्लैंड फार्मा का आईपीओ अनाउंस हुआ। सो सब जगह पे न्यूज फैलाई दी गई, चाइनीज पेरेंटल ग्लैंड फार्मा रिसीव्ड अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सेबी, 6,000 करोड़। सो जैसे ही यहाँ पे चाइनीज वर्ड आया, लोगों के इमोशन स्ट्राइक हो गए कि अरे चाइना तो हमारा दुश्मन है। अब ये चाइना इंडिया का दुश्मन है, ये भी एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा। तो वो उससे आपको फॉल प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी में चाइनीज, सिंगापुर, चाइना की इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो स्टॉक में आप पैसा कमा रहे हो उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है। सो चाइना जैसे ही वर्ड यूज हुआ तो लोगों के निगेटिव इमोशन स्ट्राइक हो गए। ये ग्लैंड फार्मा करती क्या है, तो इसका मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पे चाइनीज वर्ड क्यों यूज किया गया। तो ये 1976 में फॉर्म हुई। ये करती क्या है, तो इंजेक्टेबल्स एपीआई बनाती है, मतलब इंजेक्शन में जो दवाई होती है वो ये कंपनी बनाती है। इंडिया की सबसे बड़ी इंजेक्टेबल एपीआई मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग है। इसका आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल 30% है। बहुत कम कंपनियां होती है 30% आरओसी वाली। ये एक हैदराबाद बेस्ड साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई हुई कंपनी है। 2016 में, यस 2016 में इसको पैसे की जरूरत थी, तो इसने अपना स्टेक बेचा। अराउंड 71% स्टेक चाइनीज कंपनी, एक फोसुन फार्मा नाम की एक कंपनी है, उन्होंने खरीदा ये कंपनी में शेयर।
तभी ये लिस्टेड नहीं थी। अभी फोसुन फार्मा ये चाइना की लीडिंग नंबर 1 कंपनी है, फार्मा कंपनी। उनको ये कंपनी से एग्जिट लेना था। सो 15% स्टेक उनको कम करना था। सो ये 15% स्टेक कम करके उनका स्टेक रहने वाला था 56%। सो ये 15% स्टेक किसको बेच रहे थे? इंडियन लोगों को, आप और मेरे जैसे देशभक्त इंडियन लोगों को ये बेचना चाहते थे इंडियन मार्केट्स में। सो ये आईपीओ आया, लेकिन मीडिया ने उसको चाइनीज पैरेंटल ग्लैंड फार्मा बनाया, एक्चुअली वो इंडियन पैरेंटल है। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस आए आईपीओ के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज भी है वो वीडियोस। शुड इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू चाइनीज बैक ग्लैंड फार्मा आईपीओ? ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में डाले गए। तो अगर मुझे कोई पूछेगा दुश्मन के कंपनी में, तो मैं तो नहीं करूंगा। सो लोगों ने वैसे ही डिसाइड किया। सो आप देख सकते हो, ये अगर आईपीओ में अप्लाई करते हो तो 3 से कोटाज होते हैं। क्यूआईबी मतलब म्यूचुअल फंड जिसमें डालते हैं, एनआईआई मतलब एचएनआई का लोग जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट मतलब 2 लाख से जो कम करते हैं। इसको हर एक को कोटा होता है, 50, 35, 10% कोटा, सॉरी 50, 10, 35% कोटा। सो देख सकते हो, जो म्यूचुअल फंड का कोटा था वो 6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये थोड़ा पहले का फोटो है। जितना कोटा था उससे 6 टाइम्स ज्यादा एप्लीकेशंस आए म्यूचुअल फंड के कोटा में। रिटेल और एचएनआई में, जहां पे आप और मेरे जैसे देशभक्त लोग होते हैं, उसमें लोगों ने पैसे नहीं डाले, क्योंकि ये चाइनीज बैक्ड कंपनी थी, ऐसा मीडिया ने फैलाया था। ये स्टॉक लिस्ट हुआ दिवाली के बाद, लास्ट दिवाली के बाद। अभी मिंट ने ये कैसे कवर किया? आफ्टर स्लो आईपीओ ग्लैंड फार्मा फाइंड मोर टेकर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। 1500 का स्टॉक लिस्ट हुआ 2100 में। आज उसकी वैल्यू है अराउंड 35, 3600। 4000 का ऑल टाइम हाई उसने हिट किया है। सब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। यहाँ से चाइना का नाम हट गया। आज भी 56% चाइनीज फोर्चून फार्मा का स्टेक है, लेकिन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं रहता है चाइनीज ग्लैंड फार्मा। ऐसा क्यों? सो आपको समझना पड़ेगा, जो आप मीडिया में सुनते हो उस पॉलिटिकल एजेंडा से युक्त होता है। सो पैसा बनाना है, रैशनल माइंड रखना जरूरी है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेकेंड एग्जांपल देने वाला हूँ। आप में से कितने लोग चाइना को आप इंडिया का दुश्मन मानते हैं? चैट बॉक्स में डालिए यस। चाइना को इंडिया का दुश्मन मानते हैं, चैट बॉक्स में डालिए यस। या फिर चाइना को वर्ल्ड का दुश्मन मानते हैं, चैट बॉक्स में डालिए यस। क्योंकि चाइना ने तो कोरोना पैदा किया और इस दुनिया को प्रॉब्लम में डाला। तो चाइना को कितने लोग इस दुनिया का दुश्मन मानते हैं? चैट बॉक्स में डालिए यस। निशित जी ने कहा है नो, जाधव जी ने कहा है नो। सो नो बोलने वाले लोग हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबको। सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एक वन ऑफ द सेमिनार्स की एक वेबिनार्स के एक मैंने कटिंग ये ली है, स्क्रीनशॉट लिया है। लास्ट 19 महीनों में क्या हुआ है? तो चाइना तो दुश्मन है दुनिया का। सो द डील वर्थ ऑफ 4 बिलियन यूरोस। चाइना को यूरोपियन कंट्रीज ने, जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज है कोरोना से, सबसे ज्यादा डैमेज है यूरोपियन कंट्रीज में। आज भी लंदन में लॉकडाउन होने की गुंजाइश है। तो ऐसे यूरोप ने $4 बिलियन का कर्जा दिया है चाइना को लास्ट 19 महीनों में। टेन्योर है 5 साल, 10 साल, 15 साल। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट है -0.152%। आज मैं और आप बैंक में जाओगे धंधे के लिए पैसा उठाने के लिए 1 करोड़ रुपया, तो उसके ऊपर बैंक मांगेगी 9 से 10% का इंटरेस्ट। चाइना को यूरोप ने पैसा दिया है 5, 10 और 15 साल के लिए निगेटिव इंटरेस्ट रेट पे। और ये स्क्रीनशॉट की लास्ट लाइन पढ़िए, इन्वेस्टर प्लेस्ड ऑर्डर्स वर्थ अबाउट 18 बिलियन यूरोस। मतलब यूरोपियन लोग 18 बिलियन यूरोस देना चाहते थे चाइना को, चाइना ने लिया 4 बिलियन यूरोस। अभी मुझे आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, अगर चाइना वर्ल्ड का दुश्मन होता, चाइना इंडिया का दुश्मन होता, तो क्या इतने पैसे यूरोप उनको देता? क्या इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती
चाइनीज कंपनियों को या चाइनीज गवर्नमेंट को इंडिया के हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने की, हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की, ये मेरा क्वेश्चन है। सो मीडिया से दूर रहिए। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, सीएनबीसी, इकोनॉमिक टाइम्स, वेल्थ पेपर, मनी कंट्रोल देखना छोड़ दीजिए। अगर ये आप देखोगे, आपका माइंड रैशनल नहीं रह सकता है, आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो। इस दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं बाय वे ऑफ स्टॉक मार्केट, वो ये सब नहीं देखते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो ये फैक्ट। सीक्रेट नंबर 3, अल्ट्रा हैप्पी रिच लोगों का, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ फ्रॉम टैक्स। टैक्स ये वर्ड जैसे ही आता है, जैसे अभी 31 दिसंबर टैक्स का डेट है, लोगों के माइंड में क्या आता है? एटीसी, एटीडी, ईएलएसएस स्कीम्स। आपके माइंड में क्या आना चाहिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है? सबसे, आप जो पैसा कमाते हो उसमें सबसे ज्यादा चंक कौन लेके जाता है? गवर्नमेंट लेके जाती है। 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर आते हो, उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगा के 35% हो जाता है। तो 1 लाख कमाओगे तो 35,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने हैं। तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? टैक्स आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो आपको हमेशा क्या थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए? जहां पर भी मैं इन्वेस्ट करूं, वहां पे मुझे कम से कम टैक्स लगना चाहिए। सो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, तो एंडोमेंट प्लान जो एलआईसी के और इंश्योरेंस के होते हैं, जहां पे टैक्स फ्री गेन्स होते हैं, वहां उसका आपको विचार करना चाहिए। अगर आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो फॉर डिविडेंड यील्ड्स, तो आपको डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, मैं आप यहाँ पे कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, डिविडेंड यील्ड प्लान्स नहीं, डिविडेंड यील्ड स्कीम्स होते हैं। आदित्य बिरला डिविडेंड यील्ड फंड, एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड, ऐसे नाम के डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं। वहां पे टैक्सेशन का बेटर आपको ये मिलेगा। इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो बेटर है आपको क्वांट फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे आइडियाज होते हैं। वहां पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे टैक्स बचाया जाए ये आपको सोचना पड़ेगा। आप रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हो तो आपका मेजर पैसा टैक्स खा के जाएगा। आपको पहले सोचना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स कैसे लगना, टैक्स का इम्प्लीकेशन कैसा आएगा। बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे मैक्सिमम टैक्स रियल इस्टेट में होता है और आपका जो भी गेन्स है वो टैक्स खा के चला जाता है। सीक्रेट नंबर 4, अगर आपको अल्ट्रा हैप्पी रिच बनना है, एक सेकेंड मुझे कुछ, चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तभी वेल्थ क्रिएशन होगा, मच बेटर ऑप्शन है तो चाइनीज ही क्यों? नहीं, मुझे क्वेश्चन आपका समझा नहीं। आपको क्या कहना है एक्चुअली? एंड ऑफ द सेशन आप माइक ऑन करके मुझे पूछिए। सीक्रेट नंबर 4 है प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन। घिसा पिटा ये है, समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन आपके वेल्थ को कैसे इरोड करता है? एक मैं सिंपल एग्जांपल, ये मेरा एक कैलकुलेटर है, मेरे जो क्लाइंट्स है उनके लिए मैं यूज करता हूँ। येलो जो हाईलाइटेड है ना, वही देखिए खाली। उनका एज है 38, सालाना उनका एक्सपेंडिचर है 2,83,000। एट द एज ऑफ 56, जब भी उनको रिटायर होना है, 55 में रिटायर होना है, आज उनका जो लाइफस्टाइल है उसके लिए 2,83,000 लगते हैं। एट द एज ऑफ 56 वही लाइफस्टाइल को 8,94,000 लगेंगे। अगर उनको 70 साल की जिंदगी मिल गई, 23 लाख रुपए लगेंगे। 80 साल की जिंदगी मिल गई, 45 लाख रुपीस पर साल लगने वाले हैं। सो ये है इन्फ्लेशन। सो आपकी सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करूं। उल्टा मैं एग्जांपल देता हूँ, 1985 में 1 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करते फिक्स डिपॉजिट में, हर 3 साल रिन्यू करते, तो आज आपके बन जाते 8 करोड़ रुपीस। बहुत अच्छे लगेंगे आपको। लेकिन ये डॉटेड लाइन देखिए, 1985 में 1 करोड़ में जितनी चीजें खरीद सकते थे उतनी ही चीजें खरीदने के लिए आज 12 करोड़ रुपए लगते हैं। इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसा डाल के 4 करोड़ रुपए आपने इरोड करवा के लिए, आपके 4 करोड़ रुपए से आप गरीब हो गए क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले। अगर आप सेंसेक्स में पैसे डालते 1985 में, आज आपकी वेल्थ होती 115 करोड़।
और हाई ग्रोथ कंपनीज में डालते तो आज आपकी वेल्थ होती 2000 करोड़। सो पॉइंट सिंपल है, हमेशा आप इन्वेस्ट करोगे, इन्फ्लेशन को बीट करना है, वो ध्यान में रखना है। आप 15, 20, 25% का पीछे मत भागिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के पीछे भागिए। सीक्रेट नंबर 4, सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सीक्रेट, प्रोटेक्टिंग योर टाइम। आपको और मुझे लिमिटेड टाइम मिला है, सो रिटर्न्स के पीछे मत भागिए। टाइम कैसे आप बचा सकते हो उसके पीछे भागिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे को एक वैल्यू होती है, वो आप समझिए। मैं आपको उल्टा समझाता हूँ। पेइंग इंटरेस्ट, कर्जे पे घर लेना, 2 BHK लेना या 3 BHK लेना, या कर्जे पे कार खरीदी करना इज वेस्ट ऑफ योर टाइम। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, होम लोन बहुत सस्ता है ऐसा लोग बोलते हैं, 6.5% उसके ऊपर इंटरेस्ट है, सो बहुत कर्जा सस्ता हुआ है ऐसा लोग बोलते हैं। 6.5% इंटरेस्ट भर के HDFC बैंक लास्ट 20 साल से देखिए, रिकॉर्ड निकाल के देखिए, हर साल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को 20% से कैसे ग्रो हो रही है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को 20% से ग्रो हो रही है, इसका मतलब उनका प्रॉफिट 20% से ग्रो हो रहा है। क्या आपका लास्ट 10 साल में 10% से इनकम इंक्रीज हुआ है हर साल? नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है 10%। ईयर ऑन ईयर ऐसा CAGR रिटर्न्स किसी का भी 10% से ग्रो नहीं होता है। इंडिया में 6-7% का एवरेज है इनकम ग्रोथ, लेकिन HDFC बैंक कैसा 20% नेट प्रॉफिट ग्रोथ कर सकती है ईयर ऑन ईयर? क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा 6.5% का आपको लगता है, लेकिन ह्यूमंगस उसके ऊपर पैसा बनाया जाता है। सो कभी भी आपको लाइफ में होम लोन नहीं या कार लोन, कोई लोन नहीं लेना है। आप लोन लिए बिना इस मुंबई में या कोई भी सिटी में घर ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक वेबिनार है। ये आपकी बिलीफ है, ये मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आपके माइंड में डाला है कि घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सो पेइंग इंटरेस्ट इज योर वेस्ट ऑफ योर टाइम। रिचेस्ट लोगों का हिस्ट्री निकाल के देखिए, कभी भी कर्जा नहीं लिया है। इन्वेस्टिंग इन FDs इज वेस्ट ऑफ योर टाइम। कैसे, मैं आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। 2008 में, मुझे आज भी याद है, जब ये सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, वो टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर 1 से 1.5 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट का 3 साल का इंटरेस्ट रेट रखा था 11.75%। 2008 की बात कर रहा हूँ। सो हमारे यहाँ पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसमें लाइन में लग के 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए। मेरे मदर का मैंने 1 लाख रुपए का FD बनाया। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट 11.75% थोड़े टाइम के लिए था। वो FD में हर 3 साल रिन्यू करते आ रहा हूँ, आज मुझे 5% मिल रहा है। अगर मुझे टाइम ऑप्टिमाइजेशन की अकल होती तो मैं 1 लाख रुपीस नेस्ले के स्टॉक में डालता या फिर TCS के स्टॉक में डालता। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है नेस्ले या फिर TCS आने वाले 10 साल में बंद हो जाएगी? नेस्ले मतलब लोग मैगी खाना बंद कर देंगे और नेस्ले बंद हो जाएगी। TCS मतलब इंडिया की लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बंद हो जाएगी नेक्स्ट 10 ईयर्स में। आप में से कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। नेस्ले या फिर TCS, कितने लोगों को ऐसे लगता है आने वाले 10 साल में बंद हो जाएंगी? सो नो, ऑब्वियसली एक्चुअली 10 साल का कोई किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आज के जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से तो नहीं बंद हो सकते। अगर ये नॉलेज मुझे होता टाइम ऑप्टिमाइजेशन का, अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते नेस्ले में, तो स्टॉक प्राइस छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो डिविडेंड आ रहा है आज के दिन, 1 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपए का मुझे हर साल का डिविडेंड आता है, 20%। फिक्स डिपॉजिट जनरेट कर रहा है 5,000 और नेस्ले जनरेट कर रहा है 20,000। स्टॉक प्राइस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। TCS वो टाइम पे डिविडेंड यील्ड था 3.75, मतलब लाख रुपए पे 3,750। उसके बाद आज वो जनरेट कर रहा है अराउंड 14-15,000, 1 लाख रुपए जनरेट कर रहा है डिविडेंड। स्टॉक बाय उसके बाद स्टॉक प्राइस तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ।
सो ये होता है टाइम ऑप्टिमाइजेशन। सो एवरी इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा इसमें टाइम ऑप्टिमाइज कैसा करूं। एसआईपी करते हो, स्मार्ट एसआईपी कीजिए। अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हो, बूस्टर एसटीपीज में डालिए। सो ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मेरे कम्युनिटी में आप आओगे तभी आपको पता चलेगा। सो यहाँ आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, आपके सिर्फ 5 मिनट लेने वाला। सो आज का सेशन कितने लोगों को वैल्यूएबल लगा, चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल। आपके नॉलेज में थोड़ा सा तो इजाफा हुआ या कुछ तो वैल्यू आपको मिली आज का 1 घंटा डालने से। चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल। अभी ये जो थियरी आपने सब पढ़ी कि हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसके बाद माइंड के ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसके बाद टाइम ऑप्टिमाइजेशन करना है, इन्फ्लेशन प्रूफ बनाना है। सो ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा एक वर्कशॉप है द बिलियनियर प्लेबुक नाम का। ये पेड वर्कशॉप है। 3rd, 4th एंड 5th जनवरी को ऑनलाइन जूम क्लास पे होगा 7 to 8 के बीच में। 3 घंटे का ये वर्कशॉप है, हर दिन 1-1 घंटा। सो इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा, अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है, इक्विटी शेयर्स का पोर्टफोलियो है, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट है तो कैसे प्रोटेक्ट करनी है। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बाय करना होता है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे बाय करना होता है, टैक्स सेविंग के कैसे आइडियाज होते हैं, और ऑल सीजन पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। अगर मार्केट गिरता है आने वाले टाइम में तो आपको ऑल सीजन मतलब आपको खुश होना चाहिए, ऐसा पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो। टाइम ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स ऑफ अल्ट्रा हैप्पी रिच लोग, ये सब आपको सीखने मिलेगा ये पेड वर्कशॉप में। सो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। फिर मैं इसकी आपको फीस बताता हूँ, उसके बाद इसके ये फीस में आपको क्या क्या बोनसेस देने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा। और एंड ऑफ द सेशन 15 मिनट के अंदर आप पे करते हो तो आपको एक डिस्काउंट भी देने वाला हूँ, उसका भी लिंक दूंगा। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है द बिलियनियर प्लेबुक नाम का वर्कशॉप अटेंड करने में, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ग्रेट। सो इसका नॉर्मल फीस है 2999। एंड ऑफ द सेशन तक रुकिए, मैं आपको फीस बताऊंगा, डिस्काउंट कितना है बताऊंगा। ये फीस में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, 8 बोनसेस मिलेंगे। बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। ये 17, 18, 19 जनवरी को वर्कशॉप होगा। ऑलरेडी ऐसे 8 बार हो चुके हैं वर्कशॉप। इसमें आपको सीखने मिलेगा स्टेप नंबर 1 फॉर हैप्पी रिच बनने की। स्टेप पहले, डेट में से कैसे बाहर आना है, और डेट में से आप बाहर आते हो तो लाइफ टाइम कैसे डेट फ्री रहना है, ये आपको सीखने मिलेगा ये वर्कशॉप में। ये एज अ बोनस मिलेगा। बोनस नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ऑफ हैप्पी रिच, बिकमिंग हैप्पी रिच। पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट कैसे करने। अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए 45-50 में, आपको एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके आंसर्स मिलेंगे 1st, 2nd एंड 3rd फरवरी। सेम वर्कशॉप होगा ये भी एज अ बोनस। बोनस नंबर 3, द बिलियनियर प्लेबुक। द बिलियनियर प्लेबुक में आपको 4 चीजें सीखने मिलेंगी। जनरली लोग क्या सोचते हैं, रिटर्न्स कितना मिलेंगे। बिलियनियर लोग 4 चीजें सोचते हैं, जो भी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या इसमें वैल्यू मेरे फेवर में है। वैल्यू एट रिस्क उसको बोलते हैं, टर्म को वार। वैल्यू एट रिस्क मेरे फेवर में है, इसका अर्थ वो बराबर से समझते। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है, आपने मोस्ट रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला है, क्योंकि वैल्यू एट रिस्क आपके फेवर में नहीं है यस बैंक में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेकेंड, जो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा उसमें टैक्सेशन का इम्पैक्ट कैसा आने वाला है। थर्ड, जो भी मैं चीज में इन्वेस्ट करूंगा उसमें कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, 15 साल के बाद मैं अगर उसको बेचने जाऊंगा तो क्या पहली बात तो वो बिकेगी,
और बिकेगी तो 15 साल की कॉस्ट कितनी होगी होल्ड करने की प्रॉपर्टी, ये सब कैलकुलेशन उनके पास होते हैं। ये आपको सीखने मिलेगा 3rd, 4th एंड 5th जनवरी को न्यू ईयर में। बोनस नंबर 4 जो यहाँ पे स्लाइड मिस आउट हुआ है शायद, नेक्स्ट, हाँ स्लाइड मिस आउट हुआ है, इसके साथ काफी सारे कैलकुलेटर्स में देता हूँ। रिटायरमेंट कैलकुलेटर जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे कितना भी ढूंढोगे, क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, वो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 7000 उसकी कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बोनस नंबर 5 मार्केट आउटलुक सेशन, जैसे आज के सेशन का पहला पार्ट था, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझोगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है एग्जैक्टली उसके पीछे लॉजिक समझोगे। सो मार्केट आउटलुक सेशन होता है एवरी मंथ। सो ये मंथ का होने वाला है मंडे को, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर होगा, कहाँ पे आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर बातें होंगी, कौन से म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप मिड कैप में करने चाहिए, वैल्यू स्टाइल में करने चाहिए, डिविडेंड यील्ड स्टाइल में करने चाहिए, डेट फंड में कौन से करना है, इसका आंसर आपको मिलेगा। मंथली ये वंस होगा। सो ये फी आपकी 1 साल के लिए वैलिड होगी। सो 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज होता है 4 महीनों में एक बार, मतलब सॉरी 3 महीनों में एक बार, क्वार्टरली वंस नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। सो P2P लेंडिंग एक नया प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज हुआ था, ऐसा एवरी 3 मंथ्स में एक होगा। सो साल में 4 आप अटेंड कर सकते हो। फेसबुक का एक ग्रुप है जिसमें करंटली 163 मेंबर्स है, पेड मेंबर्स ही है सब। इसमें नए नए आइडियाज में डालता हूँ एज एंड व्हेन दे कम, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, डेट फंड्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। सो इसका पार्ट आपको मिलेगा, बनने मिलेगा 1 साल के लिए। और बोनस नंबर 8 स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। 5 साल पहले की चीजें करके आप पैसा नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगी। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट, कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके इंडिया में आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। आपके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। सो इंडेक्स फंड्स में आपको नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये सब चीजें आपको सीखने मिलेगी स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज में। बोनस नंबर 8 मंथली वंस ये होता है, 12 सेशन आप अटेंड कर सकते हो। सो आप में से कितने लोगों को अल्ट्रा हैप्पीरिच कम्युनिटी जो मैंने एक्सप्लेन की, जिसमें 8 बोनसेस है, 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स, अल्ट्रा हैप्पीरिच कम्युनिटी फेसबुक का ग्रुप, उसका मेंबरशिप, मार्केट आउटलुक सेशन के 12 सेशंस, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज के 4 सेशंस और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज के 12 सेशंस अटेंड करने मिलेंगे, जिसकी वर्थ है 26,000। फीस में चार्ज करता हूँ नॉर्मली 2,999, लेकिन नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर पे करोगे तो और भी डिस्काउंट में आपको देने वाला हूँ। सो आप में से कितने लोग ये कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। फिर मैं लिंक दूंगा, उसके ऊपर आप पे कर सकते हो, डिस्काउंटेड लिंक। सो उसके पहले, डिस्काउंटेड लिंक देने से पहले चैट बॉक्स में डालिए कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कम्युनिटी का पार्ट बनने में। इसके ऑलरेडी 163 मेंबर्स है। अप्रैल से ये ऑफलाइन होने वाली है। सो शायद मैं आपके सिटी में आऊँ और ऐसे सेशंस अरेंज करूँ फ्री वाले, और उसमें मैं पिच करूँ, तो वो टाइम पे 10,000 रुपीज ये कम्युनिटी की मेंबरशिप ही होगी। करंटली ये ऑनलाइन है, सो आपको अपॉर्चुनिटी है कम फीस में पे करने की। सो ये 8 बोनसेस अगर आपको चाहिए नेक्स्ट 15 मिनट्स में, तो इसकी कॉस्ट सिर्फ 1,999 होगी। और मैंने आपको इसके लिंक्स चैट बॉक्स में दे दिए हैं। रेजर पे और इंस्टा मोजो के ऊपर जाके आप 1,999 भर के ये मेंबरशिप ले सकते हो 1 साल के लिए। ऑलरेडी 163 लोग हैं। एक वीकेंड आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको जो नॉलेज मिलने वाला है उसके बारे में मैं टोटली कॉन्फिडेंट हूँ। आपको इतना इजीली आज के दुनिया में ये नॉलेज नहीं मिलेगा, और इतने कम पैसे में तो ये नहीं मिलेगा, ये श्योर शॉट में आपको बताना चाहता हूँ। सो जिनको भी इंटरेस्ट है, रेजर पे या इंस्टामोजो पे जाके पे कर सकते हो। विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर से आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक में आपको एड अप हो जाना है, वो फेसबुक ग्रुप में आपको एड अप हो जाना है,
और मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव कर देना है। सो जो भी पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार्स होते हैं उनके अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पे आते रहेंगे। सो अभी कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे पूछिए, माइक ऑन करके आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो आज के सेशन के ऊपर ओवरऑल। रुपेश जी, व्हेन बिग क्रैश इन द स्टॉक मार्केट विल कम? रुपेश जी, मैंने सेशन के स्टार्ट में क्लियर कर दिया था, इस दुनिया में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सो ये वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था प्रेडिक्ट करना कहाँ पे क्रैश होगा, कभी होगा। ये वेबिनार का ऑब्जेक्टिव था कि ये आपके माइंड में रखना है, जब भी बुल मार्केट होता है क्रैश होगा, और क्रैश होने के बाद आपकी वेल्थ आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, उसके लिए 5 चीजें मैंने आपको बताई। और डिटेल में सीखना है तो कम्युनिटी का आप पार्ट बन सकते हो। सो आज के सेशन के ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस है तो माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एनकेएस जी ने कुछ चाइनीज कंपनी के बारे में डाला है, वो मुझे नहीं समझ में आया। अगर आप प्रेजेंट हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। सेम ये सेशन रिपीट सेशन कल 11 बजे होगा, सो आप देख सकते हो। अगर आपका हाफ मिस आउट हुआ है तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने हो वो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने रहिए, क्योंकि एवरी वीक ऐसे फ्री वाले सेशंस होते हैं। सेशन विल बी इन इंग्लिश और हिंदी, रामचंद्र जी। सो एवरी वीक ऐसे सेशंस होते हैं, सो उसके इनवाइट्स आपको वो ग्रुप में आएंगे, प्लस और भी वैल्यू एडिशन वो व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। सो स्पैमिंग मत कीजिए और वो व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए। जो भी मैं इनवाइट्स भेजता हूँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आपके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो भेजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वेबिनार्स का फायदा हो सकता है। और अगर उनको पेड वेबिनार्स का लाभ उठाना है तो वो कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। हेलो यस प्रदीप जी। सर, पे फोन का ऑप्शन नहीं है इसमें पेमेंट करने का? रेजर पे है ना, फोन पे या यूपीआई से कर सकते हो, यूपीआई ऑप्शन है वहां पे। या फिर ये आदित्य पालो @OKSBI ये मेरा यूपीआई आईडी है, तो वो आप फोन पे से कर सकते हो आप। अच्छा, ओके सर। यस। ये आपका कोई नंबर नहीं है जिससे डायरेक्ट कर दूं नंबर के ऊपर? हाँ, मैं नंबर मेरा से पर्सनल नंबर डालता हूँ, वो आप देखिए चैट बॉक्स में मैंने डाला है, देखिए मेरा ये पर्सनल नंबर है, वो यूपीआई पे लिंक है, मतलब सेम यूपीआई लिंक पे। और कुछ क्वेश्चंस? सर वो नंबर ही देख रहा हूँ कहाँ। चैट बॉक्स में मैंने डाला है ना, 9322835288। सो थैंक यू वेरी मच। इंडियन कंपनी एंड इंडियन प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाहिए, माय ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा स्टडी है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स को कोई कंट्री का कलर नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल कलर नहीं होता है, कोई रिलीजियस कलर नहीं होता है। पैसा वहां पे ही जाएगा जहां पे वैल्यू है, सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सब पॉलिटिकल फंडाज है अकॉर्डिंग टू मी। तो सर ये 93 वाला है? हाँ, यस 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 यस। सो मुझे नहीं लगता है अगर इंडियन कंपनी, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, इंडियन कंपनी या इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो इंडियन गवर्नमेंट ने करना चाहिए ये चीज, क्योंकि वो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें बोलते हैं कि मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल नहीं सकते ऐसा। सो मेरा पॉइंट है, इकोनॉमिक्स को कोई पॉलिटिकल कलर नहीं होता है। सो जहाँ पे वैल्यू है वहां पे पैसा भागेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइना, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। कल उठ के पाकिस्तान में वैल्यू आ गई तो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है, जितना मेरा स्टडी बोलता है। रामचंद्र जी ने कहा है, आई अंडरस्टैंड हिंदी बट नॉट 100%। यस, ओके, कैन यू प्लीज सेंड मी द डिटेल्स ऑफ कोर्स, आई हैव जॉइंड लेट। जे जी, ये डिटेल्स है, आप वापस कल सेशन अटेंड कीजिए, क्योंकि जब तक आप सेशन अटेंड नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझेगा। विल वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? यस, ऑन मंडे। बेटर फॉर इंडिया, हर एक का ओपिनियन है अलग, एनकेएस जी। सो थैंक यू वेरी मच।
आपने आपके लाइफ का 1 hour 15 मिनट्स मुझे दिया और पेशेंटली सुना, इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू।